पहला क्वेश्चन कहता है कि मैं असहाय दिवस बैठी ही रही, उड़ गया छोना मेरा। ये पंक्ति जो लिया गया है, ये किस पार्ट से लिया गया है? तो बच्चों, मैंने ये बताया था आपको किस पार्ट के बारे में, तो आप लोग क्या लगाएंगे? पुत्र वियोग। मैंने ये पढ़ाया था आपको कहाँ पे? पुत्र वियोग पार्ट का पढ़ाया था, इसका बिल्कुल सही होगा। और इसका लेखक कौन है? तो आपको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान आप लोग को बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर का लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1900, है ना? 1904 को जो है इसका क्या हुआ था? 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था। और वहीं निधन की बात करेंगे तो 15 फरवरी, है ना? 15 फरवरी 1948 में जो है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था। और ये हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे भाई? पुत्र वियोग पार्ट में पढ़े थे। और पता ही होगा आपको, पुत्र वियोग पार्ट के जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसी पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि मैंने जो है ना, इसमें लेखक कहता है, लेखक कहती है कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैंने जो है पत्थर का भी पूजा किया, है ना? दूध भी चढ़ाया, लेकिन फिर भी छिन गया मेरा खिलौना। खिलौना मतलब अपना पुत्र के बारे में बताता है। यानी एक माँ अपने आप को तब, है ना, कब रोक नहीं पाता है? जब उसका एक पुत्र का जो है मर जाता है, तो वो अपने आप को जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाता है, बाकी उसका, है ना? अब देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी का चैप्टर कौन सा है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है संपूर्ण क्रांति, सब जानते हैं। कौन सा पार्ट का लेखक है भाई? संपूर्ण क्रांति पार्ट का लेखक जो है कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। और इसको जो है ना मैक्सेस, है ना, कौन सा सम्मान मिला था भाई? मैक्सेस सम्मान मिला था। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। और पता मैक्सेस सम्मान इसको कब मिला था? 1965 में इसको जो है मैक्सेस सम्मान से सम्मानित किया था। तो इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, जो कि हम लोग जानते हैं, जिसका बचपन का नाम बाबुल था, जिसको जेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान के बारे में। तो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बात करेंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान की, अगर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कहाँ है इसका? सिताब दियाड़ा, जो कि सारण बिहार में पड़ता है। यह आपने बिल्कुल सही लगाए, है ना? तो अगर आपने ए बिल्कुल इसका आंसर लगाया तो बच्चों बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैंने इसका नाम क्या बताया? जयप्रकाश नारायण का नाम मैंने क्या बताया आपको? जेपी, जिसको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक, है ना? याद रहेगा ना, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था बाबुल। ये भी आप लोग को याद रखना है। और पटना के गांधी मैदान में 1974 में भारी जनसैलाब बनकर के उभरा था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों, रामदास दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? पता है आप लोग को? ये कौन सा चैप्टर का लेखक है? अर्धनारीश्वर, है ना? कौन सा पार्ट है हम लोग का? अर्धनारीश्वर पार्ट के जो लेखक है भाई, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? अर्धनारीश्वर पार्ट का लेखक रामदास दिनकर है, जिसका जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? सिमरिया, जो कि अपना बिहार बेगूसराय में है। और पता रामदास दिनकर को क्या मिला है ना? राष्ट्र कवि से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग सिमरिया, बेगूसराय, बिहार बच्चों, ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएंगे। और पता इसी को जो है राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर में कल्पी प्रूफ किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, काल्पी प्रूफ की बात करेंगे, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है भाई? दिनकर जी है, रामदास दिनकर जी है। इसमें जो है शंकर और पार्वती का जो है भाई काल्पी प्रूफ है। याद रखिएगा, इसमें आधा नर और आधे नाड़ी, नर और आधा नाड़ी के बारे में बताया गया है अर्धनारीश्वर पाठ में, जिसका लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, चलिए देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ये उर्वशी में मिला था। किसको भाई? रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है उर्वशी में जो ये मिला था, ये आपको याद रखना है। अब सवाल पूछा जा रहा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? देखिए, मालती के पति का अगर नाम अगर पूछा जाएगा तो नाम क्या था इसका? तो महेश्वर था, महेश्वर। और पता है इसका पति क्या थे भाई? तो इसका पति डॉक्टर थे। क्या थे? एक डॉक्टर थे, जिसका किसका ऑपरेशन करके आए थे? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गैंग्रीन के बारे में, गैंग्रीन के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है, तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। ये भी चीजें आप लोग को अच्छे से याद रखना है बच्चों, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, अब देखेंगे भाई, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? याद रखिए, रोज शीर्षक कहानी में जो महेश्वर जो है वो कौन फल लाए थे? तो याद रखिएगा, वो आम के फल लाए थे। किसके फल लाए थे? आम के फल लाए थे। इसका आंसर आपका आम बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी महेश्वर जो है कौन सा फल लेके आए थे भाई? आम के फल लेके आए थे। ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए डियर, क्वेश्चन है तो 1926 ईस्वी में जो है भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? यानी भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका पार्ट कौन सा भाई? तो एक लेख और एक पत्र, है ना? एक लेख, एक लेख और एक पत्र है। इसका पत्र, ये इस पाठ का लेखक कौन है भाई? भगत सिंह जी है, जिसका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और पता है भगत सिंह जी का जो है ना, फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जी को जो फांसी दे दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये नौजवान भारत सभा का जो है ना गठन किया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, भगत सिंह को जो अपना आदर्श पुरुष मानते थे, यानी भगत, है ना, भगत सिंह जो है किसको अपना आदर्श पुरुष मानते थे? करतार सिंह सभा को, है ना, या गणेश शंकर विद्यार्थी को, या स्वर्ण इनको, या आपका चंद्रशेखर? बिल्कुल सही होगा आपका, है ना? जो भी बच्चे लगाए हैं बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है? धांगर, धांगर किस जगह से आए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई।
तो धांगर की बात करते हैं। धांगर का अर्थ होता है ना, ओराव भाषा में धांगर का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है भाई? भाड़े का मजदूर होता है, ये आप करके देखते हैं, भाड़े का मजदूर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? भाड़े का मजदूर होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बराबर पेपर में आपको पूछा जाता है, ठीक है? तो ये कहाँ से मँगाए थे भाई? याद रखिएगा, दक्षिण बिहार से मँगाया था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? अब सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया है, बिना घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति जो लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है? ठीक है? जल्दी-जल्दी लगाएँगे। बहुत ही लाजवाब बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं सभी बच्चों का आंसर देख पा रहा हूँ। आप सभी बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो देखिए, बिना घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े, तो हम लोग ये किस पाठ में पढ़े थे? उसने कहा था में पढ़े थे। और उसने कहा था का लेखक कौन है भाई? तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी है। ये कौन है भाई? गुलेडी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेडी, जो किसका उसने कहा था पाठ का लेखक है। और ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। और इस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है। ये मील का पत्थर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मील का पत्थर कहा जाता है, ये भी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये पंक्ति जो लिया गया है, किससे लिया गया है? उसने कहा था से लिया गया है, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेडी है। वो सदानीड़ा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर झूठन का, है ना? ओम प्रकाश वाल्मीकि रोज का लेखक कौन है भाई? अगे जी है। ये भी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। अब सवाल प्यारे बच्चों, सवाल क्या पूछा जा रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन। सवाल ये है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोहरे पर बैठे क्या कर रही है? तो बिस्नी की बात कर रही है। हम लोग किस चैप्टर की बात करें? सिपाही का माँ, जिसका लेखक कौन है? मोहन डाकेश है ना? मोहन डाकेश, याद रखिएगा। सिपाही का माँ कौन होता है इसमें? तो सिपाही का माँ जो होता है, वो बिस्नी होता है। और सिपाही इसमें कौन होता है? मानक होता है। और सिपाही कहाँ जाता है? युद्ध पे जाता है। और उसकी माँ जो है मोहरे के पैसे पे बैठ के क्या करती थी? सूत काटती थी। इसका आंसर आप लोग का बच्चों ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। मुन्नी कौन थी प्यारे बच्चों, बताइएगा? मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? ये लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मुन्नी की अगर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं, ये बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी भाई? तो ये बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए, यानी कि बिस्नी का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? मानक था, जो कि कहाँ जाता है? युद्ध पे जाते हैं। और उसका माँ काफी परेशान रहता है अपने बच्चे के लिए, यानी मानक के लिए, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? परगीत और समाज की बात करेंगे, जिसका लेखक कौन है? नामवर सिंह है। नामवर सिंह, याद रखिएगा। नामवर सिंह की बात कर रहे हैं हम लोग, नामवर सिंह, है ना? तो देखिएगा, अगर बात करेंगे भाई, ये किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, दूसरी परंपरा की खोज से, कहना नाम होगा, या आलोचना के मुख से। तो ये आपका वाद विवाद संवाद से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आपने वाद विवाद संवाद लगाए तो बिल्कुल सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ हम लोग बात करते हैं कहीं ना वहीं किसका? भूषण का है? बिल्कुल नहीं। रघुवीर शाह का है? जयशंकर प्रसाद नहीं। या आपका अशोक वाजपेयी का है? देखिए, इसका अशोक वाजपेयी बच्चों, इसका सही होगा। अब देखिए, अशोक वाजपेयी के से आपको 2 सवाल पूछा जाता है, जो कि याद रखिएगा। पूछा जाएगा मूल निवास कहाँ के थे? याद रखिएगा, मूल निवास। मूल निवास की अगर बात करेंगे तो ये मूल निवास कहाँ थे? तो मूल निवास की अगर बात करेंगे भाई, सागर, जो कि सागर कहाँ पे पड़ता है? सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कौन? सागर मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। कौन? अशोक वाजपेयी। अगर पूछा जाए जन्म स्थान कहाँ हुआ था अशोक वाजपेयी का, तो जन्म स्थान बच्चों याद रखिएगा, जो कि दुर्ग। दुर्ग कहाँ पे है? दुर्ग छत्तीसगढ़, है ना? छत्तीसगढ़ में जो है इसका क्या हुआ था भाई? दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो है क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। याद रहेगा आपको ना, कहाँ जन्म हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। और मूल निवास कहाँ के थे? तो ये आपका जो है सागर मध्य प्रदेश के थे। और इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तबोध, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्त का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तबोध की बात करेंगे, या प्रयोगितिवाद, या पैनी, है ना? प्रयोगितिवाद, या आपका क्या हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब आपने फटाफट लगाइएगा। तेजी से कितने बच्चे आप लोग सही लगा पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से देंगे। चलिए, फास्ट लगाइएगा। चलिए डियर, कितने बच्चे लगा रहे हैं सही सही? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत जबरदस्त, है ना? देखिए, आप जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत जबरदस्त। चलिए, तो इसका सही जवाब आप लोग का बिल्कुल छायावादी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कौन लेखक जो कांगो के शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री रह चुके हैं? तो बात करते हैं किसके बारे में भाई? ये कांगो के जो है शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये कौन-सा पार्ट का है? ये आपका प्रतिपुरुष पार्ट से ये लिया गया है, जल्दी बताइएगा। तो ये आपका हैंडे लोपेस थे, गाइडो मोपासा, क्या इनमें से कोई नहीं, या अंत चेकअप हो जाएँगे तो बिल्कुल सही, ठीक है? चलिए बच्चों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त, है ना? बिल्कुल सही होगा आप लोगों का आंसर, हैंडी लोपेज बिल्कुल सही। आगे देखेंगे बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान। देखिए, आपसे क्या पूछा गया मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करेंगे भाई, तो ये कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म जो है जायस कब्र अमेठी, जो कि आप लोग को ये नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है? चलिए, नवादास किस धारा के संत थे भाई? तो याद रखिएगा, नवादास जी के बारे में बात करेंगे, किस धारा के संत थे? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैष्णव दर्शन के थे, इसलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएँगे। नवादास का स्थायी निवास कहाँ था बच्चों? याद रखिएगा,
जो कि नवादास जी के बारे में पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा अस्थायी निवास स्थान, जैसे मैंने आपको किसका बताया, अशोक वाजपेयी का, उसी तरह आपको याद रखना है नवादास जी का, तो इसका कहाँ है, वृंदावन, वृंदावन, यानी यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, पुत्र वियोग शीर्षक कैसी कृति है, तो देखिए यानी पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और ये कैसा गीत है, ये शौक गीत है, यानी कि जो जब एक एक माँ जब है बहुत परेशान रहता है जब उसका एक पुत्र खो जाता है ना, उसका भाई मरने पर, उसका पति मरने पर इतना जो है वो है ना अफसोस नहीं करते जितना एक पुत्र उसका खो जाता है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे भाई, शौक गीत, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को जो 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य का कौन सा पुरस्कार मिला था, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1903 में जो है शेक्सपियर जो है क्या मिला था भाई, शेक्सपियर पुरस्कार से जो इसको, सॉरी शेक्सपियरिया जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज्ञानंदपति बिहार लोक सेवा द्वारा आयोग चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुआ था, देखिए ज्ञानंदपति की अगर बात करेंगे तो इसका कौन सा पार्ट है हम लोग का सिलेबस में, गांव का घर, आपको पता है गांव का घर, याद रखिएगा गांव का घर। प्यारे बच्चों ये चीजें आपको नोट करना है। अगर पूछा जाए ज्ञानपति का जन्म कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, 1 जनवरी 1950 में हुआ था। और इस याद रखिएगा ये कौन सा पद पर स्थापित हुआ था, है ना, तो याद रखिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और चीजें कुछ बता देते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों अभी आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, बहुत सारे बच्चे आप लोग में से जिसकी तैयारी नहीं हो पाए, आप लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग एनसीईआरटी नोट्स दे रहे हैं, क्योंकि इसी से सारा का सारा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, यही आपका नोट्स जो है सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगे, देखिए आपको जो है थ्योरी, शॉर्ट नोट्स थ्योरी रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, एक एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट, क्वेश्चन बैंक आपका रहेगा 2009 से लेकर के, है ना, 2009 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन बैंक रहेगा। ये सारी चीज आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों। इसका प्राइस 599 था, लेकिन अब ये पूरी की तरफ से घटा दिया गया है, मात्र 199 रुपये में आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है। किस सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है। तो जिस भी बच्चे को लेना है आप जो है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो कि नंबर दिया हुआ है, नंबर आप लोग देख लीजिएगा 916255 पे कॉल करके, या आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इसको कौन सा पद पर स्थापित किया था बच्चों, तो याद रहेगा आपको कारा अध्यक्ष पद पर जो इसको है ना क्या किया था, स्थापित किया है। क्या आपने सही लगाया था, तो बच्चों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, है ना, मैं सबका देख पा रहा हूँ आप लोग ने बहुत अच्छे से लगा दिया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या पूछा जा रहा है। चीर विषाद विलीन की यह पंक्ति है ना किस जो है कविता लिया गया है, तो चीर विषाद विलीन की बात करेंगे तो ये तुमुल कोलाहल कलह में लिया गया है। किससे, तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया है प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना इनमें से कौन सा है, देखिए प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करेंगे तो याद रखिएगा उसने कहा था, जिसको पता है इस पाठ को क्या मिला है भाई, इसको मील का पत्थर कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था ना, मील का पत्थर कहा जाता है, ये आपको याद रखना, मील का पत्थर। और पता होगा इस कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ये 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुआ था, कब, 1915 में। और यही इसका किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और इसी पार्ट में हम लोग लहना सिंह के बारे में पढ़ते हैं, इसका मुख्य पात्रा जो होता है लहना सिंह होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट आपका देखिए नवदास जो है, अब देखिए रोज कहानी के बारे में पूछा जाएगा, रोज के कौन है भाई, तो अगे जी है। मैंने कई बार आप लोग को बताया था, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। झूठन का कौन हो जाएगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। तिरिच का उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, ये नोट कर लीजिए। नवदास की कविता का नाम क्या है भाई, नवदास जी की बात करेंगे, है ना, नवदास की जो कविता है इसमें से बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवदास का जो आपका होगा भाई, कवित्त हो जाएंगे या छप्पे हो जाएंगे, कवित्त है ना। चलिए ये आपका छप्पे हो जाएंगे। देखिए आप बहुत सारे बच्चे कवित्त, बहुत सारे छप्पे लगाएंगे। उषा तो शमशेर बहादुर सिंह का, ये नहीं होगा आपका। हारजीत अशोक वाजपेयी का, ये आपका कवित्त या छप्पे हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही जबरदस्त, है ना, यानी बिल्कुल सही तरीके से आप सभी बच्चे लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल परफेक्ट लगा दे रहे हैं, है ना। अब देखें भाई जयप्रकाश नारायण का निधन, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे भाई। देखिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 1902 में हुआ था। और याद रखिएगा आपको इसका अगर निधन की बात करेंगे तो ये 8 अक्टूबर 1979 को जो है ना किसका, यानी जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था, जो कि संपूर्ण पाठ के लेखक है। अब सवाल है रघुवीर शाह का निधन कब हुआ था, याद रखिएगा रघुवीर शाह का निधन 30 दिसंबर 1990 में जो है रघुवीर शाह का क्या हो गया था, निधन हो गया था, ठीक है। सुखमय जीवन के लेखक का नाम बताइए। देखिए ये सुखमय जीवन अगर आपसे पूछा जाएगा ये कब प्रकाशित हुआ था, देखिए ये प्रकाशित जो हुआ था आपको याद रखना, सुखमय जीवन की बात करेंगे, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1911 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई तो ये लेखक का नाम क्या है, सुखमय जीवन के लेखक का जो अगर नाम की बात करेंगे भाई तो याद रखिएगा वो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, क्योंकि ये आपका सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। ये चीजें बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। देखिए पद्मावत, देखिए पद्मावत की बात कर रहे हैं, किसकी, पद्मावत का के कवि का नाम क्या है, पद्मावत के जो कवि है उनका नाम क्या है, तो भाई उसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी,
जो कि अपने आँख की तुलना किससे करता है? दर्पण से करता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब सवाल है कि उर्वशी के रचयिता का नाम बताइए। मैंने आपको बताया था ना, उर्वशी में ही जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था बच्चों? जल्दी लगाएँगे। तो हम सब जानते हैं कि किसको? मोहन डाकेश, जो कि इसका पार्ट कौन-सा है? सिपाही का माँ है। सिपाही का माँ है, सिपाही का माँ। ये तो नहीं होगा आपका, सिपाही का माँ नहीं होगा। इसका आंसर आपका रामधारी दिनकर जी हो जाएँगे, जो कि किसका है ना? अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक रामधारी दिनकर है। जय कृष्णमूर्ति किसका है बच्चों? शिक्षा पाठ का लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति है। मलयज बताइएगा, मलयज के बारे में आप लोग को बताना है। चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है भाई? देखिए, चाँद का मुँह टेढ़ा। तो ये आपका जो है किसका हो जाएगा? चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता का नाम बताइए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, चाँद का मुँह टेढ़ा बच्चों, ये आप लोग बताना है। मुक्तबोध दिनकर जी, आगे ये आपका ज्ञानंद पति भी नहीं होगा, ये मुक्तबोध हो जाएँगे, ठीक है? देखिए, आप सवाल क्या पूछा जा रहा है? दानव दानव दुरात्मा एक मानव ही की आत्मा है। ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है? जल्दी बताइए भाई, फटाफट लगाएँगे, क्या हो जाएगा? देखिए, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि दानव दुरात्मा एक मानव की है ना आत्मा एक है। ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। अब सवाल है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, ये किस पार्ट से लिया गया प्यारे बच्चों? तो ये आपका अधिनायक से लिया गया है। अधिनायक आपका होगा, और ये आपका ऊषा जो है किसका भाई? ऊषा शमशेर बहादुर सिंह का है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, ये आपको याद रखेंगे। ये तो आपका होगा नहीं। हारजीत अशोक वाजपेयी का। पुत्र वियोग आपका किसका हो जाएँगे? सुभद्रा कुमारी चौहान का। अब प्यारे बच्चों, आपके समक्ष में एक क्वेश्चन आ गया, जो कि बार-बार रिपीट होता है आपका पेपर में। ये काफ़ी एमबीवीआई प्रश्न है, और मुझे लगता है इसका आंसर बहुत अच्छे से आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चे, कितने बच्चे इसका आंसर सही लगा रहे हैं? सबका आंसर देखूँगा कितने बच्चे आप सही से लगा रहे हैं, है ना? देखिए, हम लोग ये पाठ पढ़े थे किसमें? उसने कहा था पाठ में पढ़े थे, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। इसका मुख्य पात्र लहना सिंह होता है। लहना सिंह एक 8 वर्ष की लड़की का जो है जान बचाता है। किससे? टाँगे के नीचे से। तो उसमें जो है उस लड़की से जो क्या है, लहना सिंह को वन साइड प्यार हो जाता है। कहीं उन लोग क्या मिलता है, कहीं सब्जी वाले के यहाँ, कहीं दूध वाले के यहाँ। तो लहना सिंह हमेशा एक ही शब्द पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। तो ये जो है कौन कहता है भाई? किस पाठ में पढ़े थे? ये हम लोग उसने कहा था, पाठ में पढ़े थे, ये आप लोग को याद होगा। और है ना, लहना सिंह का उम्र कितना था, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, अब सवाल है कि आगे की रचित का पाठ का नाम क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर बात करेंगे ना, तो त्रिच पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे से लगाइए, उदय प्रकाश हो जाएँगे। अगर वहीं बात करते हैं ओ सदानेड़ा का लेखक कौन है भाई? तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ये आपको याद रखना है। जगदीश चंद्र माथुर, ये सबको पता है, चंद्र माथुर हो जाएँगे। शिक्षा पाठ का लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति, आपको याद रखना है भाई, कुछ मूर्ति हो जाएँगे, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये आपका रोज जो होगा वो किसका होगा? अगे जी का होगा। और ये रोज कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है मालती। मालती का पति पेशे से क्या होता है? डॉक्टर होता है, जिसका नाम है महेश्वर नाम होता है, और उसका एक पुत्र है, एक संतान है, जिसका नाम क्या है? टीटी नाम है। अब देखेंगे बच्चों, सवाल क्या पूछा जा रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचित एक आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम क्या है? तो मैंने बताया था ना, झूठन किसका है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का। सिपाही का माँ किसका है? तो हम सब जानते हैं सिपाही का माँ मोहन डाकेश का है। देखिए, ये सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए। देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, यानी एक एक पाठ का आपको नाम याद होना चाहिए। देखिए, परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। और आपका त्रिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है बच्चों। ये बिल्कुल आप लोगों को एकदम रट लेना है एक एक चीजों को, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे भाई, विनोद कुमार शुक्ल रचिता कविता का नाम बताइए। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बात करेंगे, तो ये उषा किसका था भाई? उषा शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल किसका भाई? प्यारे नन्हे बेटे को है, और ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएँगे। चलिए, ज्ञानंद पति रचित कविता का नाम क्या है भाई? देखिएगा, ज्ञानंद पति जी के बारे में मैंने बताया, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म आपका 1950 में हुआ था, 1 जनवरी 1950। अब बताइए कि ज्ञानंद पति का इसमें से कौन-सा पार्ट है? अगर हम बात करते हैं हार-जीत के बारे में, तो इसका लेखक है अशोक वाजपेयी, बिल्कुल नहीं। उषा का कौन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। और आपका जो है पुत्र वियोग किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। बचा क्या आपका? गाँव का घर का लेखक आपका ज्ञानंद पति जी हो जाएँगे। इसका सही जवाब होगा आपका प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखेंगे भाई, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? देखिए, काफ़ी एमवीवीआई प्रश्न है। मैंने ये चीज़ें आप लोग को अभी जस्ट बताया, लहना सिंह के बारे में। ये किस कहानी में लहना सिंह को वन साइड प्यार हो जाता है? हम लोग किस कहानी में पढ़े भाई? उसने कहा था कहानी में पढ़े। इसका लेखक आपका कौन हो जाएँगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? जस्ट मैंने आपको महेश्वर के बारे में बताए थे, है ना? क्योंकि रोज़ कहानी के लेखक है अगे जी है, और रोज़ कहानी में ही जो है मुख्य पात्र मालती होता है, और मालती के पति का नाम महेश्वर होता है। और किस पार्ट में पढ़े हम लोग भाई? ये रोज़ कहानी में पढ़े, जिसका लेखक अगे जी है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका बी बच्चों राइट आंसर हो जाएगा,
है ना? अब क्या है ब्रजराज कुंवर, है ना? कुंवर किस कविता के पात्र है? ब्रज ब्रज कुंवर, है ना? किस कविता के पात्र है? ये आप लोग लगाइए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं देखना चाहूँगा आप लोग कितने बच्चे इसका सही-सही आंसर लगा रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ज़बरदस्त। देखिए ब्रजराज कुंवर की बात करेंगे ना, तो ये आपका करबक का आ जाता है। किसका हो जाएगा भाई? करबक, ये आपने सही लगाया है। छत्रसाल दशक की कविता का पात्र बताइए। छत्रसाल दशक के बारे में आप लोगों को बताना है। ये किसका हो जाएगा भाई? कवित्त, ये आपने बहुत अच्छे से लगाया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया भाई। तो आपका देखिए भाई क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या है? रामधास दिनकर किस काल के कवि थे? देखिए रामधारी दिनकर की बात करेंगे तो इसका जन्म कब हुआ था? पहले इसका जन्म ही आप देख लीजिए, 1908 में हुआ है। तो ये तो हाल ही की आधुनिक की बात हो रही भाई। ये आधुनिक काल के थे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? तो अपना बिहार का सिमरिया में हुआ था। कहाँ पे? सिमरिया, जो कि बेगूसराय बेगूसराय जिला में हुआ था। ये आपको याद रखना, अपना बिहार के ही है, ठीक है? अब देखेंगे भाई मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये किस काल के थे? भक्ति काल के कवि थे। इसका सही जवाब आपका भक्ति काल, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएँगे। ओसदानेड़ा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन-सा विधा है? देखिए ओसदानेड़ा का लेखक कौन है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ये आपको याद रखना है। कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएँगे। और ये किस पाठ विधा से संबंधित है? तो भाई ये क्या है? एक निबंध है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएँगे। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है? हँसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन-सा विधा है? देखिए हँसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? सबसे पहले तो आपको लेखक के बारे में पता होना चाहिए, मलियज हो जाएगा। अब ये आपको अगर विधा पूछा जाएगा तो ये क्या है? एक डायरी है। ये क्या है? एक डायरी है, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए करबक शीर्षक कविता, है ना, किस महाकाव्य का अंश है? तो भाई याद रखिएगा, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है? करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो ये कामिनी का हो जाएगा, पद्मावती आपका मुकुल हो जाएँगे। ये बताइए सूरसागर का। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। चलिए भाई, बहुत लाजवाब, है ना? बिल्कुल आप सभी बच्चे, है ना, एकदम अच्छे से लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, ज़बरदस्त। चलिए, बिल्कुल आप सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, चलिए, तो ये आपका किसका हो जाएगा भाई? हाँ सर, बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा है काफ़ी, मज़ा क्यों नहीं आएगा भाई? आप लोग इतना अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा तो आना है। तो ये आपका सूरसागर का हो जाएँगे करवक, ठीक है? आगे देखिए सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? तो अगर सूरदास के दोनों पद की बात करेंगे ना, तो ये बताइएगा आपका किसका हो जाएगा? सूरसागर के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? फ़ास्ट लगाइए। देखिए आपको समय मिला है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम लोग को समय नहीं देते हैं, बहुत फ़ास्ट करा दिए। चलिए, फ़ास्ट नहीं तो आपको लीजिए अभी आपको समय दिए हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी बताएँगे, बताइए फ़ास्ट। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? चलिए तो बहुत अच्छे से आप लोग दे रहे हैं भाई, बहुत लाजवाब, है ना? वही सूरदास के दोनों पद मुख्य रूप से किसके हैं? सूरसागर के ही है ना? ये आपका सूरसागर बच्चों, बिल्कुल मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग सही दिए हैं, ऑप्शन बी। पुत्र वियोग, है ना, शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो पुत्र वियोग की बात करते हैं, जिसकी ये क्या है? इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि मैंने आपको बताया था, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना? कुमारी चौहान है। और ये आपका जो है भाई, ये आपका का हो जाएँगे, बिल्कुल ये आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, तारसप्तक के संपादक कौन है भाई? देखिए तारसप्तक के संपादक पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइएगा तारसप्तक के जो है संपादक कौन है? जल्दी फास्ट लगाइए, है ना? तारसप्तक के संपादक कौन है? चलिए बहुत मोहन डाकेश होगा, क्या होगा? चलिए, भाई तो देखिए हम सब जानते हैं सप्तक की जो संपादक की बात है मोहन डाकेश, आपने इतने सारे बच्चे मोहन डाकेश बता रहे, गलत है आपका, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी भी नहीं होगा। ये अगे, जो कि है ना, अगे जी, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर आपका अगे जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए आगे देखिए टीटी का माँ का नाम क्या है? भाई देखिए टीटी, जो मैंने टीटी के बारे में बताया था ना, ये किस पाठ में पढ़े थे हम लोग? तो भाई ये रोज़ कहानी में पढ़े थे, जिसका लेखक अगे जी है और उसका माँ जो है कौन है भाई? मालती है। और इसका पिता का नाम क्या है भाई? महेश्वर है। ठीक है? अब सवाल है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचनी चाहिए? सवाल ये पूछा गया है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचनी चाहिए? तो हम लोगों को भौतिकवादी रीति से सोचनी चाहिए। किस विधि से? भौतिकवादी, यानी ऑप्शन आपका बी बच्चों बिल्कुल सही है। सर्वे, है ना, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई देखिए हर जगह व्याप्त, ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ये आपका बिल्कुल हो जाएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आँख लगना मुहावरे का अर्थ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आँख लगने मुहावरे का अर्थ, मुहावरा आप लोग का 5 नंबर का रहेगा। यानी आँख लगना मतलब क्या आना? नींद आना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएँगे। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईमान बेचना का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल, धोखा देना, गलत है ना? याराना तोड़ना नहीं, गलत काम करना या अपने कर्तव्य से हटना, यानी ऑप्शन आपका डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए कमर टूटना का मतलब क्या होता है? कमर टूटना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है आर्थिक स्थिति खराब होना, यानी कमर टूटना, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएँगे। 3-13 होना, देखिए भाई
तीन तेरह होना एकदम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन तेरह होने का मतलब क्या होता है भाई, है ना, टाल मटोल करना, ये गलत होगा, नहीं होगा आपका। सिद्धांत होना या पराजित करना, नहीं, ये बिखर जाना होता है। ऑप्शन आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे। कितने बच्चे आप लोग सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत खट्टे करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जितने सारे बच्चे हैं जल्दी लगाइएगा, दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है, मुझे उम्मीद है इसका सही आंसर लगा पाइएगा। चलिए बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, है ना। चलिए देखिए, मैंने कई बार बताया था आपको कि दांत खट्टे करने का मतलब बहुत ठंड पड़ना नहीं, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, है ना, या पराजित करना। दांत खट्टे करना यानी दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, ये इसका याद रखिएगा, यानी किसी को हरा देना। दांत खट्टे करने का मतलब ये होता है, ठीक है। उपसर्ग, है ना, उपवन शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग की बात करेंगे तो देखिए, है ना, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में होता है। तो यहाँ ये आपसे क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है, किसका, उपवन का, यानी कि वन में क्या लगा है आपका, उप लगा है। ये उप जो आया है ये क्या है, यही तो उपसर्ग है। किसमें लगा है, ये वन में लगा है, उपवन, उपवन। बहुत उच्चारण से भी आप निकाल सकते हैं। ये उप जो आपका क्या है भाई, उपसर्ग हो जाएंगे। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बेईमान, बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए ईमान में क्या लगा हुआ है, देखिए भाई ईमान एक शब्द है ना, ईमान से पहले क्या लगा हुआ है, बे लगा हुआ है, यानी बेजोड़ ईमान, बेईमान शब्द का उपसर्ग होगा बे। तो यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल के आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ए लगाया है बिल्कुल सही है। अब बताइए अंकुरित शब्द में, है ना, प्रत्यय बताइए। प्रत्यय जो होता है बच्चों शब्द के लास्ट में होता है। देखिए अंकुर इत, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, इत आ रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट लगाइएगा भाई, अंकुर इत लास्ट में क्या आ रहा है आपका, इत आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपका इत जो है बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट का उच्चारण से आप जो है निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाई क्या ब्रप्पन, यहाँ आप सही शब्द क्या है भाई, ब्रप्पन शब्द में प्रत्यय क्या है, ब्रप्पन। तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, बर अपन, बर अपन, बर अपन, लास्ट में क्या आ रहा है, अपन आ रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों इसका सही जवाब आपका अपन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान दीजिएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। ख का उच्चारण स्थान, मैंने कहा था ना, जो आपका क वर्ग आएगा, क वर्ग आएगा वो कहां से निकलेगा, कंड से निकलेगा। जैसे क, ख, ग, घ। तो क ख आपका कहां से निकल रहा है, कंड से निकल रहा है। तो ये आपका ख भी जो आपका कंड हो जाएगा। चलिए अब देखिए नौ, नौ का उच्चारण स्थान कहाँ आ रहा है भाई, नौ, नौ का उच्चारण स्थान ये आपका मुद्रा से आ रहा है। यह ऑप्शन आप लोग का भाई ये राइट आंसर है। अब देखिए छ वर्ग के बारे में पूछा गया, तो मैं एक बार आपको बताया था क्या, कि च वर्ग जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, याद रहेगा ना आपको। च वर्ग, च, छ, ज सब आपका कहां से जा रहा है, ये सब आपका तालु से जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए भ का उच्चारण स्थान, तो देखिए आपको, है ना, आप यहाँ पे याद रखना है प वर्ग जो आएगा, यानी प वर्ग जो आएगा वो सभी के सभी आपका क्या होगा, प वर्ग जो आएगा वो सभी के सभी कहां से लगेगा, ओष्ठ से लगेगा। प, प, ब, भ। मेरे साथ रिपीट कर रहे तो क्या आ रहा है आपका, प फ लग रहा है, प प भ लग रहा है। तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर, जितने सारे बच्चे आप लोग डी दिए हैं बिल्कुल सही है। शहर शब्द क्या है भाई, शहर शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहर शब्द बताइएगा, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लगा रहे हैं भाई, ये बहुत अफसोस की बात है। आपका एग्जाम बहुत करीब है और ऐसे आप लोग गलत करेंगे नहीं होगा ना, थोड़ा सीरियस होइए अच्छे से। शहर शब्द कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बहुत सारे बच्चे आप लोग सही दे रहे हैं। हम सब जानते हैं अगर शहर के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल सही है। आयु शब्द क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयु। आयु शब्द के बारे में पूछा जाएगा तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग, यानी इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। आत्मा शब्द क्या है भाई, देखिए क्या पूछा गया आपसे, आत्मा। तो देखिए आप क्या समझ रहे कि जिस शब्द के लास्ट में आकार होता है वो प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, सॉरी मतलब पुल्लिंग होता है, लेकिन नहीं, कुछ चीजें अपवाद में, जैसे पूजा हो गया, आत्मा हो गया, सपना हो गया, ये सब के सब आपका क्या हो जाएंगे, सब के सब आपका स्त्रीलिंग होगा। देखिए जो बच्चे आप लोग पुल्लिंग लगा रहे हैं बिल्कुल इसका गलत होगा, है ना। अब देखिए अनुराग शब्द का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है बच्चा, विलोम मतलब होता है उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। तो अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, विराग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम्म, अब देखिए भाई क्या है आपका कृष्ण शब्द का विलोम, कृष्ण का उल्टा आपको बताना है। देखिए फटाफट लगाइएगा भाई, कृष्ण का विलोम पूछा गया तो कृष्ण का आपका जो है शुक्ल हो जाएंगे, या आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए अस्थावर का उल्टा, अस्थावर का उल्टा जो होगा आपका क्या हो जाएंगे, अस्थावर का उल्टा आपका होता है जंगम। क्या होता है अस्थावर का उल्टा,
जंगम होता है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अस्थावर का उल्टा क्या होता है? जंगम। अब देखिए स्तुति शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा। स्तुति का उल्टा होता है क्या करना? निंदा करना। निंदा का उल्टा स्तुति, स्तुति का उल्टा निंदा, यानी इसको नोट कर लीजिएगा। आकर्षण शब्द का विलोम, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे ही सवाल आपका व्याकरण में पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। आकर्षण शब्द की अगर बात करेंगे भाई, इसका विलोम की बात करें तो आकर्षण का होता है क्या? विकर्षण। ये क्या होता है? आकर्षण का उल्टा विकर्षण, इसका बिल्कुल सही होगा। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, सौर्ण। सौर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? सौर्ण। सौर्ण शब्द का विशेषण बहुत ही सिंपल है। सौर्ण का क्या होगा? सौर्ण का जल्दी बताएंगे। स्वर्णिम बच्चों, इसका अगर आपने स्वर्णिम लगाए हैं तो बिल्कुल 100% आपने सही लगाए हैं। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा भाई? तो जगत शब्द का आपसे क्या पूछा गया है? विशेषण पूछा गया, विशेषण। जगत शब्द का हम लोग जानते हैं जागतिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जागतिक, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तीन शब्द का विशेषण क्या होगा? तीन शब्द का विशेषण, तीन शब्द का विशेषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीन शब्द का विशेषण हम लोग जानते हैं दैनिक होगा, क्या होगा? दैनिक, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए पुराण शब्द के बारे में आपसे पूछा गया, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुराण शब्द का विशेषण होगा आपका पौराणिक। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक, यानी सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? क्या आपने सही लगाया था पौराणिक? क्या आपने लगाया था सही? वेरी गुड बाबू, आपने बहुत अच्छे से लगाया है ना। विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखिए भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4 है ना, 6 या 7? तो ये हम लोग जानते हैं विशेषण के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, निम्न में से संख्या विशेषण कौन सा है? देखिए संख्या वाली जहां बात आ जाएगा वो आपका संख्या विशेषण होगा। अधिक आपका कोई संख्या नहीं है, कम भी कोई आपका संख्या नहीं है, नया भी कोई संख्या नहीं है। मतलब 100 आपका जो है, 100 जो है भाई, ये क्या है? संख्या है। ये आपका संख्या विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यथासाध्य शब्द कौन समास है? देखिए मैंने समास को पहचानने के लिए आपको कई चीजें बताया था। जैसे मैंने आपको कहा था एक चीज, एक मैंने रूल बताया था आपको, अगर कोई भी शब्द में अगर क्या हो, उपसर्ग लगा हो तो आपका कौन सा समास होगा? अविभाज्य समास होगा। तो यहाँ देखिए ये उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं, तो देख पा रहे हैं, यथा, यथा जोर साध्य है ना, यथा जोर, मतलब आपका जो यथा जो लगा हुआ है, यथा क्या है? ये आपका उपसर्ग है। मैंने कहा था ना, जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो तो वो आपका कौन सा समास होगा? अविभाज्य समास होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नर है ना, नरसिंह शब्द याद रखिएगा। नरसिंह शब्द आपका कौन सा समास होगा? नरसिंह शब्द के बारे में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी लगाइएगा, नरसिंह शब्द के बारे में बताइएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी बताएंगे। नरसिंह शब्द कौन सा समास होगा? चलिए बहुत लाजवाब। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मैंने कई बार आपको बताया था, नरसिंह शब्द आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची बहुत सारा होता है। भू होता है, ठीक है, भू होता है ना, भू होता है, उसके बाद भूमि होता है ना, भूमि होता है ना, उसके बाद क्या होता है? भू होता है, भूमि होता है, पृथ्वी होता है, धरातल होता है। उसके बाद आपको यहाँ आपका भूमि दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपका भूमि। बच्चों बिल्कुल सही, आपका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। गणेश शब्द का पर्यायवाची, देखिए गणेश शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो ये गिरीश भी हो जाएगा, गिरीश भी होगा, और आपका गिरिराजानंद होता है, यानी ऑप्शन आपका सी और सी दोनों लगा सकते हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? देखिए नदी का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सेम नाम है। पानी को जल बोलते हैं, उसी तरह जो है नदी को क्या बोलते हैं? तरंगिणी भी बोलते हैं, अपागा भी बोलते हैं, तटनी भी बोलते हैं, लेकिन भागीरथी इसको नहीं बोलते, इसलिए इसका आंसर आपका भागीरथी बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए घोड़ा को है ना, घोड़ा को क्या कहा जाता है? मधुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुप बच्चों, इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? मधुप। अगर आपने लगा दी है तो बिल्कुल सही है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताए फास्ट। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग सही से लगा पाइएगा। देखिए स्वागत शब्द का अगर संधि करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, सुजोर आगत हो जाएंगे, सुजोर आगत, या आपका स्वागत हो जाएगा। देखिए तो आपका कहाँ पे सुजोर आगत है? कहीं पे है भाई सुजोर आगत, ऑप्शन आपका ए रहता है। बहुत चलिए, अब हम लोग देखेंगे भाई क्या गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा, गायक शब्द का संधि विच्छेद आपका गै जोर अक हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए परम है ना, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? परम जोर अर्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई? तो परम जोड़ अर्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? परम जोड़ अर्थ, है ना, तो परम जोड़ अर्थ आपका परमार्थ, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पावन शब्द कौन सा संधि है भाई? देखिए पावन शब्द का आपको संधि लगाना है, तो ये आपका अयाधी संधि हो जाएंगे। कौन संधि होगा?
अयादी। भीर शब्द कौन संज्ञा है? भाई देखिए, भीर के बारे में बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीर मतलब क्या होता है? भीर में एक आदमी होता है? नहीं, भीर में बहुत सारे लोग होते हैं। समूह की बात करेंगे, पूरा समूह आएगा उसमें, ठीक है? सर आपकी वॉइस फट रही है। अरे यार माइक में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो आवाज आ भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ना किसके बारे में, भाई भीर शब्द के बारे में, तो भीर आपका क्या है भाई? समूह में होता है, इसलिए आपका समूहवाचक हो जाएंगे अगर आपने ऑप्शन बी लगाया बच्चों तो। है। आगे देखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सब जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा कहते हैं किसी स्थान या व्यक्ति या जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा ये संज्ञा के आपका कितना 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना? चलिए अब देखें भाई, कुर्सी शब्द आपका कौन संज्ञा होता है? कुर्सी शब्द, है ना? तो कुर्सी वाचक आपका जो होगा कौन सा हो जाएगा? तो कुर्सी आपका जो होगा जाति, यानी पूरे जाति का बोध कराता है। कोई खास रहता है तो वहां लेता ना कि लाल कुर्सी, है ना, पीला कुर्सी। अब देखिए भाई, दूध शब्द कौन संज्ञा है ना? दूध शब्द, दूध, दूध क्या होता है भाई? लिक्विड में होता है, लिक्विड, है ना? तो ये क्या है? द्रव्य में है, यानी कि आपका द्रव्यवाचक हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल, जिसको हम लोग मापा सके, है ना, जिसको तौल सके, जिसको नाप सके, जिसको तौल सके, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? अब देखिए, मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्यता, मनुष्यता पूरे जाति का बोध कराता है। ये आपका मनुष्यता यानी जाति, है ना? ये आपका जो क्या हो जाएगा? मनुष्यता। या मनुष्यता व्यक्तिवाचक या आपका द्रव्यवाचक, समूहवाचक तो नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा आपका, ये जो है भाववाचक लगा सकते हैं मनुष्यता का, ठीक है? अब देखिए, महोदय शब्द आपका कौन सा है? हाँ, समास होगा महोदय, है ना? ये फास्ट। चलिए, आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही, क्या आवाज नहीं आ रही भाई? क्या आवाज वगैरह तो आ रही है। महोदय शब्द कौन सा समास है? महोदय, महोदय शब्द कौन समास है? चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग ने बहुत अच्छे से लगा रहे हैं ना। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से लगा दिए, बहुत जबरदस्त बच्चे, बहुत जबरदस्त है। सबका देख पा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न है सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, ठीक है? तो चलिए बच्चों, क्या लगा रहे हैं आप लोग, है ना? तो महोदय जो होगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? तत्पुरुष समास, इसलिए इसका आंसर आपका सही होगा। भाई बहन, देखिए मैंने कहा था ना, अगर दो शब्द के बीच में अगर क्या आ जाए, ये इसको बोलते हैं वियोजक चिन्ह। अगर वियोजक चिन्ह आ जाता है, देखिए ये पहचानने का ट्रिक बताया था मैंने। वियोजक चिन्ह, अगर दो शब्द के बीच में वियोजक चिन्ह होगा तो आपका कौन सा समास होगा? ये आपका द्विंद समास हो जाएंगे। कौन सा समास होगा? ट्विन समास, बिल्कुल सही है। अब देखिए पंचानन, है ना? पंचानन, पंचानन ये आपका क्या होगा? जहाँ संख्या वाली बात आ जाएगा तो वहाँ आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या वाली बात हो रही है, ठीक है? तो डियर मुझे लगता है ये चीजें आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों सॉल्व कर लिए होंगे। तो डियर एक अपना सबसे पहला अपना एक प्यारा सा लाइक आप लोग कर दीजिएगा, है ना? एक लाइक करके जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में, है ना, आप लोग ये बताइए कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अब बताइए इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ बच्चों, आप लोग फिर से मैं बता